आज है 6 मार्च शुक्रवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज के एपिसोड में चलिए जरूरी खबरों की तरफ। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पुराने मगर बेहद गंभीर आरोप में घिरते नजर आ रहे हैं, जहां एफबीआई ने उनकी फाइलें फिर से खोल दी हैं। हम बात करेंगे मीराब के ईरानी प्राइमरी स्कूल में मारी गई 180 बच्चियों की हत्या की, जिनका खून ट्रंप सरकार के हाथों में लगा है। साथ में ब्रांड दुबई को लगे धक्के और ब्रिक्स को लेकर पनपती शंकाओं पर। साथ ही जंग के 7वें दिन के घटनाक्रम, भारत के न्योते पर आए ईरानी नौसैनिक और जहाजों पर मंडराते खतरे और श्रीलंकाई पहल की। भारत की चुप्पी की, जबकि अमेरिका ने रूस से तेल लेने की भारत को 30 दिन की इजाज़त दी है। इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ने वाला है क्योंकि भारत सरकार ने एलपीजी को लेकर आपातकालीन आदेश जारी किए हैं। इसी बीच नेपाल में एक रैपर प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ रहा है और बिहार से लेकर बंगाल तक सिस्टम की खामियों ने आम आदमी की जान ले ली है। आइए इन तमाम खबरों को तफसील से समझते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की राजनीति में आए भूचाल की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के न्याय विभाग ने एफबीआई को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ बेहद संवेदनशील दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों में 2019 में एफबीआई द्वारा एक महिला से किए गए इंटरव्यू का जिक्र है, जिसने ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये फाइलें पहले अधिकारियों की गलती से डुप्लीकेट मान ली गई थी, लेकिन अब इनका सच सामने आया है। पॉलिटिको में एरिका ऑर्डेन की रिपोर्ट बताती है कि महिला का आरोप 1980 के दशक की घटना से जुड़ा है, जब वो महज 13 से 15 साल की थी। महिला ने दावा किया है कि एप्स्टीन ने उसे ट्रंप से मिलवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप ने उस नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसने बचाव में ट्रंप को काट लिया। इसके जवाब में ट्रंप ने उसे मारा और कथित तौर पर चिल्लाकर कहा, इस लिटिल बिच को यहां से बाहर निकालो। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है और एफबीआई रिकॉर्ड्स में ये साफ नहीं है कि वो महिला वहां से कैसे निकली, मगर इन दस्तावेजों ने वाशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। अब चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो रहा है। मशहूर रैपर से राजनेता बने बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चुनाव में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। ताज़ा रुझानों के मुताबिक उनकी पार्टी 110 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर सिमटती दिख रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि बालेन शाह की पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ झापा 5 में पीछे छोड़ दिया है। बालेन शाह, जो अपनी सोशल मीडिया की पकड़ और जेन जी यानी नई पीढ़ी के मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, नेपाल के युवाओं की हताशा और बदलाव की उम्मीद का चेहरा बन गए हैं। ये चुनाव नेपाल की पारंपरिक राजनीति के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच चल रही जंग अब खौफनाक मोड़ ले चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विशेष इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताती है कि 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर के एक एलिमेंट्री स्कूल पर हमला हुआ। इस हमले में 175 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद स्कूली बच्चियों की है। टाइम्स द्वारा विश्लेषण की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यह एक प्रिसिजन स्ट्राइक यानी सटीक हमला था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे पास ही स्थित रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसैनिक अड्डे को निशाना बना रहे थे। उधर अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के 7वें दिन हालात और बिगड़ गए हैं। तेहरान पर हुए हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है, जिससे वहां उत्तराधिकार का संकट खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई के बेटे मोज्तबा को उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि इस जंग के शुरुआती 100 घंटों में ही करीब $3.7 बिलियन खर्च हो चुके हैं। इस युद्ध की आंच अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स में कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी का बयान छपा है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। कतर ने अपने सबसे बड़े एलएनजी संयंत्र पर ड्रोन हमले के बाद उत्पादन रोक दिया है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। रॉयटर्स में निधि वर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। सरकार ने सभी रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल किसी और काम के बजाय सिर्फ एलपीजी यानी रसोई गैस बनाने में करें, ताकि देश में गैस की किल्लत न हो। इसी बीच तेल कूटनीति पर भी घमासान जारी है। उज्ज्वल जलाली की रिपोर्ट के अनुसार
अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है, लेकिन ये सिर्फ उस तेल के लिए है जो पहले से समुद्र में फंसा हुआ है। इस पर द टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति अब एक मजबूर व्यक्ति के फैसलों का नतीजा है और यह शर्मनाक है कि अमेरिका ये तय कर रहा है कि हम किससे तेल खरीदें और किससे नहीं। इस पूरे मामले में ब्रिक्स देशों का रवैया भी सवालों के घेरे में है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि जहां रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हमलों की निंदा की है, वहीं भारत ने अभी तक सीधे तौर पर निंदा नहीं की है। भारत सिर्फ बातचीत और कूटनीति की वकालत कर रहा है। कैरेविन पत्रिका में सुशांत सिंह ने अपने लेख में इसे भारत की रणनीतिक हार बताया है। उनका मानना है कि श्रीलंका के पास अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत को डुबोने पर भारत की चुप्पी साउथ एशिया में भारत के प्रभाव को कमजोर करती है और ये ग्लोबल साउथ के नेता बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी चोट पहुंचाती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने हिंद महासागर में फंसे एक ईरानी जहाज आयरस बुशहर के 208 नौसैनिकों को बचाया है। ये घटना तब हुई जब अमेरिकी पनडुब्बी ने पास ही एक अन्य ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने इसे अपनी मानवीय जिम्मेदारी बताया है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे महाशक्तियों की लड़ाई में छोटे देश भी पिस रहे हैं और कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं देश के भीतर की कुछ अहम खबरों पर। द हिंदू को दिए इंटरव्यू में पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने उनसे और सुप्रीम कोर्ट से साफ झूठ बोला था कि मस्जिद को गिरने नहीं दिया जाएगा। वेणुगोपाल ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल लॉयर में बताया कि मस्जिद गिरने के बाद उनका सिर शर्म से झुक गया था। पश्चिम बंगाल से मकतूब मीडिया की एक दर्दनाक रिपोर्ट आई है। वहां मतदाता सूची से नाम कटने या अंडर एडजुडिकेशन श्रेणी में डाले जाने के डर से 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और एक की सदमे से मौत हो गई है। ये मामले उन जिलों से हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वहीं द हिंदुस्तान गैजेट की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मधुबनी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। वहां एक मुस्लिम महिला रोशन खातून की गांव के प्रधान और उसके साथियों ने बेरहमी से पिटाई की और आरोप है कि उन्हें जबरन पेशाब पिलाया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना जमीन विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। एक और अहम खबर दक्षिण भारत से है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाएगी। बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत को रोकने के लिए उठाया गया यह अपनी तरह का पहला कदम होगा। अंत में बात मनोरंजन और समाज के आईने की। वरिष्ठ पत्रकार प्रगति सक्सेना ने वेब सीरीज कोहरा सीजन 2 का विश्लेषण किया है। उनके मुताबिक ये सीजन सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज में रिश्तों की सड़न और पितृसत्ता की क्रूरता को बेनकाब करता है। सीरीज दिखाती है कि कैसे अमीर जमींदार अपनी विलासिता के लिए मजदूरों का जानवर जैसा शोषण करते हैं। मोना सिंह और वरुण सोबती का अभिनय ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम सिर्फ स्क्रीन पर कोहरा देख रहे हैं या हमारे समाज की नैतिकता पर भी कोहरा छा गया है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। दुनिया में जंग का शोर है, तो देश में चुनावी और सामाजिक हलचल। हरकारा का मकसद है आप तक सही और ज़रूरी बात पहुंचाना। बिना किसी शोर शराबे के हम मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक आप हमें सुनते रहिए और अपनी राय हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर दीजिए। नमस्कार।